नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड पहुंचे हैं और वायनाड में आपने देखा कि किस तरीके का प्रलय आया, भूस्खलन के बाद कितने लोगों की जानें चली गईं। आज राहुल गांधी की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें प्रियंका गांधी के साथ वो वहां पर लोगों की मदद करने के लिए पहुंचे हैं और उनका एक जो ट्वीट अभी थोड़ी देर पहले आया है, उसमें वो बार-बार यही कह रहे हैं कि ये जो मुश्किल की समय की जो घड़ी है, उसमें मैं और प्रियंका इस समय वायनाड के लोगों के साथ खड़े हैं। वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग द रिलीफ, रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स, ensuring that all necessary assistance is provided। यानी कि और यूडीएफ भी किस तरीके से कमिटेड है, वो इस बात को लेके कह रहे हैं कि जो वायनाड की जनता है और जिस दिक्कत में आज लोग पड़े हैं, उस समय मैं आपके साथ हूँ। लेकिन सवाल राहुल गांधी का तो है ही कि वो आज लोगों के बीच में और जिस तरीके की तस्वीरें आप देखेंगे ब्लू कलर की रेनकोट में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों नजर आ रहे हैं और पूरे रेन बूट्स के साथ वो वायनाड की जनता के बीच में इस समय खड़े हैं। तो वाकई में ये तो सराहनीय कदम है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायनाड की जनता के बारे में बिल्कुल नहीं सोचे और ऊपर से जो अमित शाह ने जिस तरीके के संसद में खड़े होकर दावे किए, वो ऐसा लगता है कि अमित शाह ने साफ झूठ बोला, वायनाड की जनता को चीट किया। मैं ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है संसद के अंदर। गृह मंत्री ने कहा कि 23 जुलाई को भूस्खलन की संभावना को देखते हुए एनडीआरएफ की 9 टीमें केरल भेजी गई थी। फिर अमित शाह ने पूछा कि केरल सरकार ने क्या किया? क्या लोगों को दूसरी जगह भेजा? और अगर उन्हें भेजा तो कैसे इतनी जानें चली गई? ये अमित शाह पूछ रहे थे संसद के अंदर। इस पर पिनाराई विजयन का जवाब आया है और इस पर उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की मौसम चेतावनी थी कि वायनाड में 115 से 204 मिलीमीटर बारिश होगी, लेकिन अगले 48 घंटे में वहां पर 572 मिलीमीटर बारिश हो गई। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि भूस्खलन वाले दिन केवल ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि त्रासदी से पहले इलाके में एक बार भी रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया। भूस्खलन होने के बाद भी उस दिन सुबह 6 बजे रेड अलर्ट जारी किया गया और मुख्यमंत्री ने कहा कि 29 जुलाई को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 30 और 31 जुलाई के लिए ग्रीन अलर्ट जारी किया था, जिसमें मामूली भूस्खलन या चट्टान के फटने की संभावना जताई गई थी। हालांकि उस समय तक भारी बारिश हो चुकी थी और भूस्खलन भी हो चुका था। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद में ऐसी जानकारी पेश की जो कि फैक्ट से मेल नहीं खाती। पिनाराई विजयन ने कहा, जब अमित शाह गर्व से कहते हैं कि हम पूर्व चेतावनी देने वाले देशों में सर्वश्रेष्ठ हैं, तो मैं बस यह बता रहा हूं कि ऐसी गलतियां भी हुई हैं कि मैं उन्हें दोष देने के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूं। तो क्या अमित शाह संसद में खड़े होकर झूठ बोल रहे थे और उनका झूठ पिनाराई विजयन ने पकड़ लिया? आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रेम बहुखंडी हैं, जो कि सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। उत्तराखंड में भी भूस्खलन और तमाम त्रासदियों के बीच में प्रेम बहुखंडी ने काफी काम किया है। इस समय प्रेम से बातचीत करेंगे। प्रेम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो वायनाड में जो त्रासदी आई, जहां पर भूस्खलन हुआ और अमित शाह ने जिस तरीके के दावे किए, उससे आपको क्या लगता है कि क्या संसद के अंदर खड़े होकर सरासर अमित शाह ने झूठ बोला और उनका झूठ पिनाराई विजयन ने पकड़ लिया? जी, नमस्कार। पहला सवाल तो ये है कि क्या इस वक्त संसद में ये सब बोलने की जरूरत भी थी? जब कि घरों से अभी डेड बॉडीज निकल रही हों, लाइन लगा के डेड बॉडीज, अभी मैंने एक वीडियो देख रहा था कि डेड बॉडीज 150 डेड बॉडीज निकल रही हों। कई लोग अभी तक मिसिंग है, 200-250 लोग मिसिंग है। जो मोटे मोटे तौर पे, हम तो चूंकि पहाड़ में काम कर रहे हैं, तो ये एक्चुअल मिसिंग का डाटा तो अभी कई दिनों के बाद पता चलेगा। कईयों को तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई वो थे भी कि नहीं थे। तो मान के चले जहाँ 300-400 लोग मिसिंग हों, क्या इस वक्त संसद में ये बात बोलने की जरूरत है? ये ब्लेम गेम खेलने की जरूरत है, या ये बॉल को दूसरे के पाले में डालने की जरूरत है, या राजनीति करने की जरूरत थी? गृह मंत्री ने जो बोला है वो संभवतः उसकी पहले तो जरूरत नहीं थी। दूसरी बात, जो वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने चेतावनी दे दी थी, चेतावनी दे दी थी, तो क्या आपने चेतावनी देने के बाद पल्ला झाड़ दिया? क्या आपकी अपनी और कोई जिम्मेवारी नहीं बनती थी? अगर स्टेट में कोई और गड़बड़ हो रही होती तो केंद्रीय गृह मंत्रालय क्या उस वक्त फैसला लेता? वही सोचने वाली बात है। तो मुझे नहीं लगता कि ये ब्लेम गेम खेलने की इस वक्त जरूरत है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की इसमें बनती है। सबसे बड़ी बात में अगर मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल उस पर चला जाए,
ये पूरा का पूरा जो वेस्टर्न घाट है ये बड़ा इको सेंसिटिव है। ये हम सब जानते हैं कि पूरे देश के अंदर दो ही एरिया हैं, हिमालय है और वेस्टर्न घाट है, जो लैंडस्लाइड प्रोन है, जहां लैंडस्लाइड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। दोनों सेंसिटिव है। अरावली में उतने ज्यादा लैंडस्लाइड नहीं होते जितने ज्यादा इन दोनों जगह होते हैं। पिछली सरकार ने, एनडीए यूपीए सरकार ने 2010-11 के आसपास में, इकोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़े पर्यावरणविद हैं, माधव गाडगिल, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बिठाई थी। उस कमेटी ने 2011 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी और ये कहा था कि ये जो 6 राज्य हैं, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 6 राज्यों में लगभग 12-12.5 हजार स्क्वायर किलोमीटर की जो जगह है, उसका 75% हिस्से को इको सेंसिटिव एरिया घोषित किया जाना चाहिए। 10 साल से दूसरी बार मोदी जी तीसरी बार चुनाव जीते हैं, 10 साल में उस रिपोर्ट पर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ, ये प्रश्न भी तो उनसे पूछा जाना चाहिए था। दूसरा प्रश्न ये है कि उसके बाद लोगों ने कहा कि भाई 75 एरिया बहुत ज्यादा है, तो चलो ऐसा करते हैं कि के कस्तूरी रंजन साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, उनकी अध्यक्षता में एक नई टीम बनाई। उस टीम ने कहा कि नहीं, 75% बहुत ज्यादा हो जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे और भी काम करने हैं, तो इसको रिड्यूस करके 50% हो लिया है। 2013 या 14 में उन्होंने रिपोर्ट दी है, तब से भी 10 साल हो चुके हैं, उस रिपोर्ट में भी काम नहीं हुआ है। 2022 में इन्होंने संसद में, इसी तरह का एक संसद में बोला कि हमने उस एरिया को इको सेंसिटिव घोषित कर दिया है, लेकिन जो खबर अभी आ रही है वो सिर्फ 37% एरिया घोषित है। कहाँ 75% और कहाँ 37%? तो क्या केंद्रीय गृह मंत्री इससे, क्योंकि वो बड़े लंबे समय से गृह मंत्री भी हैं, या केंद्र सरकार इससे पल्ला झाड़ सकती है? ये पूरा का पूरा जो कर्नाटक में और इस पूरे कोस्टल बेल्ट में हो रहा है, दिक्कतें आ रही है। सबको पता है कि असम, ये सॉरी, अपना जो अरेबियन सी है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, सबको पता है कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। तो ये सिंपल लैंडस्लाइड के मामले में आप अगर 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले बता भी दो कि लैंडस्लाइड होने वाला है, तो इवैक्यूएशन करना इतना आसान काम नहीं होता, बहुत मुश्किल काम होता है। हाँ, 12-24 घंटे का टाइम मिला होता। एक और इम्पोर्टेंट इशू यहाँ पर यह है कि ये जो लैंडस्लाइड की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा है, जिसमें ज्यादा नुकसान हुआ है, वो लैंडस्लाइड एरिया से 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर है, क्योंकि वहां तक आते थे किसी को उम्मीद नहीं थी कि भाई वहां आएगा और रिवर में ब्लॉकेज बन गया, उससे रिवर 2 हिस्से बन गई और गांव को लेके आए। तो मुझे लगता है कि ये जो गृह मंत्री ने बोला है, इसको बोलने की जरूरत नहीं। संभवतः इस वक्त और सेंसिटिव होने की जरूरत है। इस वक्त ये मानने की जरूरत है कि हम किसी भी तरीके से वहां पे जो राहत कार्य है, बचाव कार्य है, सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर मैक्सिमम एफर्ट करें, ताकि जो 2-4 लोग दबे हुए हों, जो बच सकते हैं, जिनको दवाइयों की जरूरत है, जिनको मेडिकल एड की जरूरत है, जिनको, वो एक महिला कह रही है मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया, मैं कहाँ रहूंगी, उनके आंसू पोंछने की जरूरत है, बजाय राजनीति करने की। नहीं, लेकिन इस समय ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ अमित शाह राजनीति करते हैं और राहुल गांधी वहां वायनाड, वो तो खैर उनकी कंस्टिट्यूएंसी थी जहां से अब प्रियंका गांधी भी लड़ेंगी। आज दोनों भाई बहन वहीं पर हैं, वायनाड की जनता के बीच में है। तो आज एक कंपैरिजन अगर किया जाए बीजेपी की संवेदनशीलता को देखते हुए और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की संवेदनशीलता देखते हुए, ये जो प्रलय आया है, तो क्या कहेंगे दोनों के कंपैरिजन में? वो सदन के अंदर खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लोगों की सांत्वना के लिए कुछ भी एक शब्द नहीं, कोई एक ट्वीट नहीं कहीं से, और ऊपर से बिल्कुल इस तरह से सदन में झूठ बोलना और राज्य सरकार पर पूरा दोषारोपण करना। तो क्या कहेंगे दोनों का जो कॉन्ट्रास्ट है, राहुल गांधी बनाम जो अमित शाह का जो स्टेटमेंट है? नहीं, ये कंट्रास्ट तो वैसे ही दिखता है, विजिबल है। ये सिर्फ इसी मामले में नहीं है, ये तो ओवरऑल उनके जो कंडक्ट है पब्लिक लाइफ में पिछले 20-25 साल का, उसमें दिखाई देता है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभवतः अपनी माताजी की वजह से, मैंने उनकी माताजी के साथ काम किया हुआ, उनके माताजी की वजह से बहुत सेंसिटिव है इन सब चीजों को लेकर। ये तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं भी होती, राहुल गांधी तो चुनाव जीते, वहां से 2 बार लगातार चुनाव जीते हैं, 19 में जीते और भी जीते हैं। अगर वो कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होती तो संभवतः वो वहां पहुंच चुके होते, क्योंकि वो बाकी जगह भी जाते हैं, बाकी जगह भी इस तरह के काम करते हैं। और जहां तक बीजेपी का और आरएसएस का और इन लोगों का संबंध है, तो ये राजनीति करने वहां पहुंच जाते हैं, खट से अपना कपड़े चेंज करके। और कितनी देर इनको कपड़े चेंज करने में मिलता है? अरे चले जाइए, काम कर लीजिए, क्यों इस वक्त अपना दिखावा कर रहे हैं? उसके बाद राजनीति करते रहिए, उसके बाद ब्लेम गेम करते रहिए। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो आज का कंडक्टर बेहतरीन है, वो वहां खड़े हैं, अपने, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मोबिलाइज किया, अपने एक्टिविस्ट को मोबिलाइज किया, कहा कि मैक्सिमम सहायता दी जाए लोगों को, और सहायता सिर्फ बोल के या ट्वीट करके जरूरत नहीं है, आपको फिजिकली वहां खड़े होने की जरूरत है। तो संभवतः होम मिनिस्टर को इस वक्त ये सब करना चाहिए था, उनको बैठना चाहिए था केरल में, और वहां पे बैठ के करना, मॉनिटर करना चाहिए था। दिल्ली में भी बैठे हैं तो मैक्सिमम सपोर्ट, क्योंकि ये तो एक ऐसा जगह नहीं है ना, वहां तो नेवी बहुत आसान, हिमालय तो है नहीं
कि जहाँ थोड़ा जाना भी मुश्किल है, यहाँ तो नेवी भी पहुंच सकती है, यहाँ पर एयरफोर्स भी पहुंच सकती है, वहाँ पर आर्मी तो ऑलरेडी काम कर रही है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है, एनडीआरएफ है या बाकी स्टेट का जो डिपार्टमेंट है, वो वहां पहुंच सकते हैं। तो मैक्सिमम ताकत को वहां पहुंचाना चाहिए और काम करना चाहिए। इस वक्त जरूरत यह है राजनीति करने के बजाय। और निसंदेह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो सेंसिटिविटी है उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। वो तो जहां भी इस तरह की दिक्कत होती है वहां जाते हैं, चाहे वो तो मणिपुर में भी आप होम मिनिस्टर आज तक नहीं गए, जबकि ये लोग तो जा चुके हैं। तो नेचुरल डिजास्टर नहीं है, 1 साल से मणिपुर जल रहा है, लोग मर रहे हैं, स्त्रियों के साथ जो कुछ हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। तो ये सेंसिटिविटी का कोई क्वेश्चन नहीं। आज प्रेम, लेकिन इसके बारे में भी बात करना चाहिए जो अमित शाह कहते हैं कि हम तो उन देशों में से हैं जहां पर पूर्व चेतावनी वाले देशों में हैं, और एक नहीं कई बार उन्होंने इस बात को कहा। तो आज जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हमारे देश के हैं और कितना उसको पुख्ता करने की कोशिश की है बीजेपी ने, तो क्या आज एक तरीके से वायनाड की त्रासदी के बाद क्या इस पूरे दावे की पोल नहीं खुल जाती? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करिए प्रेम, अनम्यूट कर लीजिएगा। अर्ली वार्निंग सिस्टम पर पिछले 10-12 साल से जो हम देख रहे हैं, साइंस को लेकर जो पूरी सोच है सरकार की, जो कुछ तरह के कामों की है, वो साफ दिखाई दे रहा है कि हम उस पर कोई काम कर नहीं रहे। कहीं दिखाई नहीं देता है कि कोई पर्यावरण मंत्रालय इस तरह की कोई बड़ी बातें कर रहा है। उत्तराखंड में अभी कल परसों एक बड़ा डिजास्टर, कल ही रात को 5 लोग मरे हैं एक गांव के अंदर इसी तरह के डिजास्टर में। एक जगह में उससे पहले 1 हफ्ते पहले 3 लोग मरे थे। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम तो वो चाहे वहां 150-200 लोग एक साथ हैं और यहाँ 2-3, लेकिन जान की कीमत तो सबकी बराबर है। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ काम कर रहा है? देहरादून की बात कर लें, आजकल बड़ी मजाक बनना शुरू हो गया है यहाँ पे कि यहाँ के जो डीएम मौसी हैं, बच्चे बड़े खुश हैं उनसे, क्योंकि रोज वो अर्ली वार्निंग सिस्टम में कह देती है कल स्कूल छुट्टी रहेगी। आज सुबह से छुट्टी है, अभी तक कोई बारिश नहीं हुई है, रात को बारिश हो रही है। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम तो पूरी तरह से फेल है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, विज्ञान को लेकर जो एक माइंड सेट होना चाहिए, जो एक सोच होनी चाहिए थी, वो इस सरकार की टोटली मिसिंग है। ये सरकार तो इस पर काम नहीं करती, व्यापारियों की सरकार है, व्यापार पे तो उनका ध्यान है, लेकिन विज्ञान पे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहीं नहीं सुन रहे हम कि पहाड़ के अंदर हम सुन रहे थे कि कहने नए कोई इंस्ट्रूमेंट लगने वाले हैं जिससे बहुत आसानी से ये सब चीजें पता चल जाएंगी, जो नहीं पता चल रही है और टोटली फेल हो रही। तो वायनाड में भी ये सब फेल हुआ है। अर्ली वार्निंग का मतलब क्या है मैं भी बता दूंगा। अभी मैं इस वक्त आपको बता दूं कि देहरादून में अगले 2 घंटे बाद बारिश होने वाली है, और गारंटी के साथ 2 से सवा 2 घंटे के अंदर बारिश होगी। वो अर्ली वार्निंग सिस्टम तो मतलब है कि 24 घंटे पहले मैं बता पाऊँ, 48 घंटे पहले मैं बता पाऊँ, तो बात होती है। और ये जो लैंडस्लाइड था, इसमें तो अर्ली वार्निंग सिस्टम टोटली फेल हो गया। आज आपने देखा कि तमाम तस्वीरें जो वायरल हो रही है कि संसद टपक रहा है, संसद की छत जिसमें कि हजारों करोड़ रुपए लगाकर और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर एक नया संसद की बिल्डिंग खड़ी की गई, आज उस संसद से पानी टपक रहा है। आज अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को इस बात का पता नहीं चला कि संसद जो हम बना रहे हैं इतना पैसा लगा के वो संसद टपकने लगेगी, तो फिर इनके अर्ली वार्निंग सिस्टम पर कैसे भरोसा किया जाए? अनम्यूट कर लीजिएगा प्रेम, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, अच्छा, इससे पहले जो महाकाल का पूरा कॉरिडोर था उज्जैन, वो सब टूट गया था। सारे भ्रष्टाचार की पोल खुल चुकी थी। अयोध्या में भ्रष्टाचार की पोल खुल चुकी है। संसद से जो पानी टपक रहा है उस डेफिनेटली पता तो होगा ही कि टपकने का कारण क्या है। हम भी तो घर बनाते हैं और हम तो उस जगह में घर बना रहे हैं जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है, यहाँ तो नहीं टपकता है। हम तो पहाड़ों में रहते हैं, वहां तो पानी नहीं टपक रहा है। केदारनाथ रूट पे जो ये ऑल वेदर रोड जिसको लेकर कहा गया, जिसका हम लगातार कह रहे हैं कि एक तो ये शब्द ही गलत है ऑल वेदर रोड का। दूसरी बात ये है कि ये जो पूरी की पूरी रोड है जिसको हम कहते हैं, जो जो कहा गया था, क्लेम किया गया था कि इस रोड में आप ऑल वेदर चल सकते हो। अब स्थिति ये है कि ऑल वेदर में नहीं चल सकते। मतलब बरसात तो छोड़िए, अब सर्दियों में भी पूछना पड़ता है कि पत्थर तो नहीं गिर रहे, लैंडस्लाइड तो नहीं हो रही। एक प्रोफेसर थे कम्युनिकेशन के, उनके ऊपर तो बरसात के, जब बरसात नहीं थी उस वक्त उनके ऊपर पत्थर गिरा है और उनकी डेथ हो गई थी ऑन स्पॉट। तो वो तो डेंजर हो गया है। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम तो छोड़िए, उसके बाद जो पूरे के पूरे बनाने में ईमानदारी है वो भी संदिग्ध है। वो उस पर भी सवाल उठाई जानी चाहिए कि संसद का डिजाइन किसने किया, संसद में जितनी सीमेंट चाहिए थी, जितना बजरी चाहिए थी, उतनी ही लगी है या कम लगी है। पूरा का पूरा दिल्ली आजकल पानी से डूबा पड़ा है। लखनऊ में हम कल की घटना देख रहे हैं जिसमें एक महिला को सरेआम बेइज्जत किया जा रहा है, उसको उतार गाड़ी से फेंक दिया गया। वहां पूरा कॉरिडोर में बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। समर में तो की जा रही है ना, तो आप इतना तो मिनिमम होना चाहिए कि वहां से पानी निकालने की व्यवस्था हो। सबको पता है कि मानसून आता है, 3 महीने 4 महीने पानी अचानक से बह सकता है, वो तो सब संदिग्ध है मामला। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम तो छोड़िए, अभी तो ये कि जो बेसिक काम हो रहा है वो तो कम से कम ईमानदारी से हो जाए।
एक आखिरी सवाल बस करेंगे प्रेम जी कि राहुल गांधी की जो अब छवि बन रही है लोगों के बीच, चाहे वो किसी मोची से मिल रहे हो, चाहे कुली से मिल रहे हो, चाहे लोको पायलट से उन्होंने मुलाकात की हो, या फिर किसानों से मुलाकात की हो, और आज वो वायनाड की जनता के साथ है भरी बारिश में, और वो जनता के बीच में नजर आ रहे हैं। क्या अब मोदी जी वाकई में जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए? क्योंकि कहीं भी त्रासदी होती है वहां पर राहुल गांधी पहले पहुंचते हैं, मोदी जी का या तो ट्वीट चलता है, या तो गृह मंत्री का ट्वीट, या इस तरीके का शर्मनाक बयान जो उन्होंने संसद के अंदर दिया उस तरीके का बयान आता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरी जनता की रेस में कि जनता में एक पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को स्टैब्लिश कैसे करे, या एक नेता अपने आप को जनता के बीच में कैसे स्टैब्लिश करे, उस रेस में अब मोदी जी बिल्कुल पिछड़ चुके हैं, जहां तक उनकी तुलना अगर राहुल गांधी से की जाए। तौर पे राहुल गांधी में पिछले व्यक्तिगत तौर पे राहुल गांधी में पिछले 3-4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, जब से उन्होंने यात्रा करी है, भारत जोड़ो यात्रा, तब से जबरदस्त बदलाव आया है। मैं हमेशा बोलता हूं कि राहुल गांधी को जब भी आप इवेल्युएट करते हैं, जब भी उनका आकलन करते हैं, तो उन परिस्थितियों पर भी बात कीजिए कि जब वो 5-6 साल के थे तो उनके इमरजेंसी देश में लग गई थी और उस फैमिली में थे जहां इमरजेंसी का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा था। जब वो 10-12 साल के थे तो उनके चाचा की डेथ हो गई। जब वो 12-14-15 साल के थे तो उनकी दादी को गोलियों से छलनी कर दिया गया। जब वो 18 साल के हुए तो उनके पिताजी की, तो संभवतः है उनको लोगों से एक डर या लोगों से दूरी, या जिस तरह से वो पूरे के पूरे सिक्योरिटी के साथ घिरे पड़े थे, उसका एक मामला था। लेकिन जब से उन्होंने भारत जोड़ा यात्रा की है और भारत न्याय यात्रा जो की है, उससे उनके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो गजब का हुआ है। अब वो फ्रीली लोगों से मिलते हैं, लोग उनसे बात करते हैं, वो लोगों को समझ चुके हैं। सेंसिटिव वो पहले ही थे, पढ़ते लिखते वो पहले ही थे, भले उनकी छवि कुछ बना दी जाए, लेकिन वो बहुत पढ़ते थे। फिलॉसफी पे उनका काफी कंट्रोल है, काफी ज्ञान है उनको, उसको लेकर पढ़ते रहते हैं। अब वो जनता से मिल रहे हैं, तो छवि के तौर पे उन्होंने अपनी छवि को बनाया है। जहां तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, अगर व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी अपनी जो उनकी रीच थी, जो उनको उनके प्रति एक लोगों की भावनाएं थी, वो लगभग 19-20 में खो चुके थे। स्थिति यह है कि उनके पास नीचे लेवल पे एक बहुत बड़ी वोटिंग मशीन है, जो उन्होंने कन्वर्ट कर दिया कार्यकर्ताओं को वोटिंग मशीन के तौर पे, जो 24 घंटे वो किसी के मरने में जाते हैं, किसी के जीने में जाते हैं, किसी नामकरण में जाते हैं, किसी के मैयत में जाते हैं, वहां राजनीति करते रहते हैं। उनके दम पर वो चुनाव जीते हैं, वरना 2024 में उनको पता चल चुका होता कि पॉपुलरिटी के मामले में राहुल गांधी उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं। सेंसिटिविटी के बारे में राहुल गांधी बहुत आगे निकल चुके हैं। लोग जान रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि दोनों के चेहरे पर, ऐसा है ना, इंसान है, सब अनाज खाते हैं। वो भले कुछ लोग 5 किलो वाला फ्री वाला खाते हो, लेकिन ज्यादातर लोग अनाज खाते हैं। तो अनाज खाने वाला इतना तो उसको अकल है कि व्यक्ति सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या उसके हाव भाव है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो राहुल गांधी में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और मैं बहुत जल्दी वो बहुत बड़े नेता बन चुके हैं, स्टेब्लिश हो चुके हैं, और अब उस दिशा में है कि जिधर वो महात्मा गांधी की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।